Okay, good morning, good afternoon, good evening everybody. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था एग्जाम्पल नंबर 21. ओके, चलिए तो नवंबर 22 में ये छोटा सा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा था. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, ऑब्वियसली यस. तो क्या जर्नल एंट्री आपने पास की, चलिए बताइए मुझे. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल किया आपने 740 का इन्वेस्टमेंट 750 में सेल किया, बराबर है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 750 टू इन्वेस्टमेंट 740 टू P&L 10. तो यहां पे अगर आप देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस और P&L की जो बैलेंस है 1700 वो प्लस 10 हो जाएगी. बराबर है. नेक्स्ट एंट्री आपको कितना बायबैक करना है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स. कैन यू टेल मी इक्विटी शेयर्स कितने हैं? तो यहां पे अगर आप देखोगे सी यहां पे फुल स्टॉप नहीं है, 12,000 है. तो 12,000 लैक्स है, मतलब यहां पे 10 रुपीज 1200 लैक्स शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इजंट इट? तो 1200 का 25%, इज इट 315? मतलब इज इट 4500? उसमें से 3000 विल बी इक्विटी शेयर, 1500 विल बी प्रीमियम ऑन बायबैक. ओके, तो यहां पे प्रीमियम में से यूज करेंगे 1500 बायबैक. इतना क्लियर है? ओके, और इसके सामने क्या आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं? नो. तो यहां पे पूरा का पूरा आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा 3000 का. तो 3000 कहां से लाएंगे? 2650 जनरल रिजर्व में से और 350 P&L में से. ओके, तो CRR क्रिएट हो जाएगा 3000 का. यहां पे भले ही 2000 का CRR हो, लेट इट बी. तो एंट्री विल बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर डेबिट 3000, प्रीमियम ऑन बायबैक 1500 टू इक्विटी शेयर बायबैक 4500, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, जनरल रिजर्व 2650, P&L 350 टू CRR, एंड इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक. तो दीज आर दी एंट्रीज. ओके, रजिस्टर्ड आंसर मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं, बट मैंने सारी की सारी एंट्री एज इट इज बोल दी है आपको. तो इतना क्लियर है? और कोई क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हो आपको? ओके, आगे देखिए. तो अब तक हमने क्या किया? ये तो बोनस का टॉपिक है, मैंने पहले ही समझा दिया था, मतलब ग्रुप 1 में, और यहां पे हमने उसकी एंट्रीज भी की है. देन आफ्टर वी हैव सीन द बायबैक. अगर बायबैक में देखें तो सोर्सिंग प्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो फिर आप शेयर इश्यू कर सकते हो. और कुछ यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस देखी थी हमने. व्हाट आर दोस टर्म्स एंड कंडीशंस? तो बायबैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स. बायबैक के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अगर बायबैक इज मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. ओके, अगर बायबैक अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट. फिर हमने टेस्ट देखी थी, टेस्ट नंबर 1, 3, 2, 3, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही कर सकते हो. अगर बायबैक लिस्टेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेबी की जो भी गाइडलाइंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. थोड़ी और थियोरेटिकल कंडीशन देख लेते हैं और फिर वोटिंग राइट्स वाले जो टॉपिक है उस पर आते हैं. ठीक है, तो यहां पे बायबैक के लिए आप जो रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं उसके लिए आपको मीटिंग के लिए नोटिस देनी होगी, और स्पेसिफिकली नोटिस में लिखना होगा कि बायबैक कितना करना चाहते हैं, अमाउंट क्या है, टाइम लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह. ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन पास हो उसके 12 मंथ्स के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए. कितने पीरियड में बायबैक हो जाना चाहिए? 12 मंथ्स के अंदर. रेजोल्यूशन आपने पास किया, उसके 12 मंथ्स के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए. बायबैक आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स का कर सकते हो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं 25% बायबैक करूं, ओके, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप प्रोपोर्शनेट ले सकते हो. मतलब 25% मतलब क्या?
जिसके पास 1000 शेयर्स है और 25% लेना चाहते तो उसके 250 शेयर्स आप रिटर्न ले सकते हो, एक प्रोपोर्शनेट प्रोरेटा बेसिस। या तो फिर आप ओपन मार्केट में से भी कर सकते हो, और या तो फिर एम्प्लॉइज को जो भी आपने शेयर्स ईसॉप में दी है वो वापस लेके कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर बायबैक। जब आप बायबैक करते हो, ठीक है, तो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, ओके, तो रजिस्ट्रार को और सेबी को, रजिस्ट्रार को और सेबी को ये आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा कि बायबैक हो जाने के बाद हम इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएंगे। मतलब बायबैक क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है बायबैक करने का? हमारे पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, वी डोंट रिक्वायर दैट, तो हम पैसे वापस देते हैं इक्विटी शेयर को, ठीक है। और अभी आप पैसे वापस देना चाहते हो, वापस देने के बाद आप बोलोगे अभी पैसा फंड जो है वो स्कैर्सिटी हो गई और अभी हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो फॉर दैट रीजन सी, बिजनेस में आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते। बिजनेस में किसी की क्या सिचुएशन हो जाए पता नहीं। चलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि आप 5-10 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होगी, बट ऐसा तो बोल दो कि बायबैक के 1 साल बाद 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होगे। ओके, वो तो ऑब्वियस है। तो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फुल डिक्लेरेशन एफिडेविट में देना होगा कि ये बायबैक जो आपने डिक्लेरेशन दिया उसके विद इन 1 ईयर इंसॉल्वेंट नहीं हो गया। हाँ, यहां पे एक रजिस्ट्रार को देना है, एक सेबी को देना है, बट सेबी को तभी देना है अगर आप लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी नहीं है तो सिर्फ रजिस्ट्रार को डिक्लेरेशन देना है, बट डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, अभी तो ऐसा नहीं होता है, डीमेट ही होते हैं, तो आपके डीमेट में से शेयर्स चले जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली बायबैक हो जाने के बाद। बट अगर मान लीजिए फिजिकल शेयर्स हैं, आप बायबैक करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जितने आप बायबैक कर रहे हो वो वापस लेने होंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देने होंगे, ठीक है। और बायबैक करने के बाद आप विद इन 6 मंथ्स सेम सिक्योरिटी सेम शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर बायबैक करने के बाद आप 2 महीने में कर रहे हैं तो फिर बायबैक क्यों किया? मैंने पहले पैसे वापस दिए, अभी बोलता हूं मुझे फंड की जरूरत है, तो फिर वापस क्यों दिया? तो बायबैक किया ही क्यों? तो विद इन 6 मंथ्स, ओके, विद इन 6 मंथ्स आप फिर से वही शेयर्स जो बायबैक किए वो फिर से सेम काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, आप विद इन 6 मंथ्स बोनस दे सकते हो, आप कोई भी डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, एम्प्लॉय को ईसॉप या इक्विटी ऑप्शन कर सकते हो, प्रेफरेंस डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। बट फ्रेश शेयर्स इश्यू विद इन 6 मंथ्स नहीं कर सकते। 6 मंथ्स के बाद जितना इश्यू करना चाहो कर सकते हो, बट अभी तो बायबैक किया और अभी आप इश्यू कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, बोनस में तो क्या है, आप फंड जनरेट नहीं कर रहे हो, कन्वर्जन में भी आप फंड जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ईसॉप में भी आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को ऑफर दे रहे हो, तो वो अलग बात है। दैट यू कैन डू विद इन 6 मंथ्स, ओके। और बायबैक के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ये जो रजिस्टर है उसमें आपने कितना कंसिडरेशन पे किया, कब आपने कैंसिल किया, फिजिकली कब डिस्ट्रॉय किया, वो सब डेटा, मतलब बायबैक की पूरी प्रोसेस उस रजिस्टर में आपको मेंटेन करनी है बायबैक हो जाने के बाद, ओके। और आपको एक बायबैक के लिए रिटर्न भी फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, ओके। रजिस्ट्रार को और सेबी को, सेबी को आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आप लिस्टेड नहीं है। और अगर आप इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, ओके, सेबी ने जो भी कंडीशंस किया है, तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है। बट अभी प्रैक्टिकली अकाउंट लेवल पे आपको ये पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं पूछने वाले, सो इग्नोर इट, ओके। फिर हमने ये सीआरआर क्रिएट करने का जो टॉपिक था, ओके, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, फुल्ली पेड अप भी कर सकते हो, सीआरआर का यूज ओनली फॉर बोनस हो सकता है, ये भी हमें पता है। वन मोर थिंग ओवर हियर बायबैक में, और वन मोर थिंग, रिवॉल्यूशन रिजर्व कभी भी यूज नहीं कर सकते, वो तो पता है हमें। हाँ,
एक सेक्शन 70 है, ये सारी सेक्शन आप 68, 69, 70 लो में पढ़ के आए हो ग्रुप 1, फिर भी मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। थियोरेटिकली 70 में एक रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या, कंपनी कैन नॉट बाय बैक शेयर्स थ्रू इट्स सब्सिडियरी। मतलब मान लीजिए आई एम अ होल्डिंग कंपनी और मेरी सब्सिडियरी कंपनी के पास मेरे शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैं उससे बायबैक नहीं कर सकता। क्यों? पहले तो सब्सिडियरी के पास शेयर होगी नहीं, क्यों? सेक्शन 90, सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। हाँ, उसमें भी एक्सेप्शन कि सब्सिडियरी बनने से पहले शेयर होल्ड करती थी, हाँ तो फिर ठीक है, बट थ्रू सब्सिडियरी यहां पे बायबैक में मना कर दिया, थ्रू सब्सिडियरी आप बायबैक नहीं कर सकते। सेम वे थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि आप रिलेटेड पार्टी को बायबैक में पैसा ज्यादा दे दो, बाकी शेयर होल्डर का क्या? ओके, तो दैट इज अंडर देयर कंट्रोल, सो उसमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। तो थ्रू सब्सिडियरी, थ्रू इन्वेस्टमेंट, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने कोई पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है, लाइक डिबेंचर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, डिपॉजिट रीपे ड्यू हो गई नहीं किया है, डिबेंचर ड्यू हो गए आपने रीपे नहीं किया है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? अरे सिंपल है, अभी आप बता रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे इसलिए बायबैक कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे पैसे तो पहले उसको डिफॉल्ट जो किया है उसको क्लियर करो ना, बायबैक क्यों करना है? अभी पहले क्या हुआ करता था ओल्ड कंपनीज एक्ट में कि एक बार आपने डिफॉल्ट किया तो कभी भी आप बायबैक नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? मान लीजिए, मतलब बिजनेस में तो सिचुएशन इधर उधर होती रहती है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी की सिचुएशन इतनी डाउन आई कि उसने क्या किया, बैंक को लोन रिपे नहीं किया, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर कंपनी की पोजीशन धीरे 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 अच्छी हो गई 5-10 साल बाद, ओके। फिर कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई और अभी कंपनी करना चाहती है बायबैक। कंपनीज एक बोलते हैं डिफॉल्ट किया था, तो 10 साल पहले डिफॉल्ट, वो जो भी है डिफॉल्ट किया था, अभी बायबैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए 2013 में क्या बोला कि अगर आपने किसी भी अमाउंट में डिफॉल्ट किया है, लाइक रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट टू बैंक, ओके। अगर आपने किसी में डिफॉल्ट किया है तो पहले तो आपको क्या करना है, ये डिफॉल्ट को गुड कर दो। मतलब पास में डिफॉल्ट किया था तो अभी आपके पास पैसे आ गया, तो पहले जो डिफॉल्ट दिया था, ओके, डिफॉल्ट किया था, वो क्लियर आउट कर दो। अभी क्लियर आउट हो गए, ओके। उसके 3 साल लैप्स होने के बाद जाके आप बायबैक कर सकते, तब तक नहीं कर सकते। डिफॉल्ट जिस दिन क्लियर हुआ उसके 3 साल लैप्स होने के बाद ही बायबैक कर सकते हो। मतलब डिफॉल्ट किया तो भी बायबैक नहीं कर सकते, डिफॉल्ट क्लियर कर दिया विद इन 3 इयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते, उसके बाद कभी भी बायबैक कर सकते हो। तो ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायबैक। एक और रिस्ट्रिक्शन, एक और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन है जिसमें ये पेमेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट मान लीजिए आप कंपनी हो तो आपको सेक्शन 92 में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी में, ओके, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। अभी आप वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो बोलेंगे बायबैक नहीं कर सकते, पहले वो रिटर्न फाइल करो, प्रोसीजरल एस्पेक्ट फुलफिल करो, ठीक है। सेम भी अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया कंपनी को, मतलब डिविडेंड चैप्टर 8 आता था, ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करने से 30 डेज में आपको डिविडेंड पे कर देना होता था। अगर आपने वो नहीं किया तो पहले डिविडेंड पे करो, फिर बाद में पैसे देने की बात करना, ठीक है। सेम वे फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, या तो फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अकॉर्डिंग टू 129 प्रिपेयर नहीं किए, तो ये सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। अगर ये आपने नहीं किया तो आप बायबैक नहीं कर सकते। तो ये था सेक्शन 70 रिस्ट्रिक्शंस फॉर बायबैक। तो ये रिमेनिंग थियरी ऑफ बायबैक थी, वो मैंने आपको करवा दी, ठीक है, प्रैक्टिकल करने के बाद। चलिए, इतना क्लियर। यहां पे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 टॉपिक आते हैं, एक बायबैक और एक वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ओके। वैसे तो हमने लो में वो भी किया था, एक सेक्शन 43। अगर हम यहां पे लो की बात करें तो देखिए ये सब प्रोविजन हमने वहां पे किया हुआ है।
differential voting right. Okay. Section 43 voting right equity, differential voting right और rules regarding voting right 2-3 बार उन्होंने पूछ भी लिया है और उसके चलते यहां पे भी इन्होंने पूछ लिया न्यू सिलेबस दिसंबर 21 थियरी ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं. लो में तो मैंने कर दिया था बट यहां पे नहीं हुए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको अपडेटेड दे दिया है. मतलब यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या क्या अपडेट हुआ है. ठीक है, लो में तो मैंने अपडेट प्रिंट करके दिया हुआ है. ठीक है, चलो. तो ये सेक्शन 43 क्या है? पहले तो दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, और उसके वोटिंग राइट जो है वो आपको 43 में दिया है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट. पहले तो ये वोटिंग राइट क्या है? सी इन अभी बोला कि 10% से ज्यादा आप बाईबैक कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में वोट करना पड़ेगा. ओके, तो भी वोट कौन करेगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स. किसको राइट है? सी इक्विटी शेयर को सभी राइट्स है. मतलब इक्विटी शेयर्स जो है वो सब जगह पे कोई भी कंपनी की कोई भी मीटिंग में वोट कर सकते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं वोटिंग राइट्स के. ओके, तो वो क्या रिस्ट्रिक्शन है वो देखते हैं. दूसरा, इक्विटी शेयर जो है वहां पे आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट से भी राइट कर सकते हो. ठीक है, मतलब यू कैन गो बाय डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो अगर आप देखोगे यहां पे दो तरह के शेयर्स हैं, एक इक्विटी एंड एक प्रेफरेंस. सो एक इक्विटी एंड एक प्रेफरेंस शेयर. ओके, यहां पे क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें प्रेफरेंशियल राइट्स होगा. प्रेफरेंशियल राइट मतलब एक तो उसको फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज जो है वो डिविडेंड मिलेगा. दूसरा, जब भी आप रीपे करोगे लिक्विडेशन, आगे हम चैप्टर देखेंगे लिक्विडेशन, उसमें भी क्या आएगा कि जब भी आप पैसा वापस करने वाले हो या कंपनी लिक्विडेट होती है तो हायरार्की होती है, उसमें सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर को पैसे देते हैं, उसके ठीक पहले प्रेफरेंस शेयर को. मतलब जब हम इक्विटी और प्रेफरेंस की बात करें दोनों में से किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा? चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो शेयर हो. ठीक है, प्रेफरेंस को ही पहला राइट मिलेगा. ओके, बट सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स. सेक्शन 43 में ये बोला है कि इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट से हो सकता है. अभी प्रेफरेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. ओके, तो प्रेफरेंस की तो हम वोटिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट में बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, रही बात प्रेफरेंस शेयर की, तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर की बात करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहां पे डिफरेंशियल राइट्स होते हैं कैसे? सी नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर जो है उसको रिस्ट्रिक्टिव राइट मिलते हैं. रिस्ट्रिक्टिव राइट टू वोट. रिस्ट्रिक्टिव राइट टू वोट मतलब क्या? उसको सिर्फ ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां पे वो राइट्स मिलते हैं कि वो वोट कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, एक, कहीं पे भी ऐसा कोई भी डिसीजन कंपनी पास करे, ऐसा कोई भी डिसीजन कंपनी पास करे जिसमें प्रेफरेंस शेयर का यू कैन से राइट्स अटैच है. तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, या तो फिर कंपनी के वाइंडिंग अप में, तो उसमें तो ऑब्वियसली वाइंडिंग अप में आपको प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दोनों का राइट्स मतलब वोटिंग राइट्स करना है, या तो फिर प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो. ओके, या तो फिर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को रिडक्शन करना हो. ये 4 ऐसे टॉपिक है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं. इक्विटी तो कर ही सकते इस चारों में, बट प्रेफरेंस शेयर सिर्फ इस 4 टॉपिक के लिए वोट कर सकते. रेस्ट ऑल टॉपिक मतलब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है,
डिविडेंड देना कि नहीं देना, ओके, बायबैक कितना करना है, 10% से ज्यादा करना नहीं करना, सब में सिर्फ और सिर्फ किसका राइट लगेगा, इक्विटी का। वोटिंग कितना होगा, वोटिंग किसका होगा, इक्विटी का। इक्विटी में भी दो बाइफर्केशन, विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी में भी दो बाइफर्केशन, विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो इक्विटी शेयर्स हैं रेगुलर इश्यू कर रहे हो, उसमें सभी राइट्स हैं, डिविडेंड का भी राइट्स है, ओके, वोटिंग राइट्स भी है। बट आप ऐसे भी इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो जिसमें नॉर्मल इक्विटी शेयर से राइट्स थोड़ा डिफरेंट हो, ओके। और उसके लिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रूल्स दिए हैं कि आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट कर सकते हो। पहले तो प्रेफरेंशियल जो है वो डिफरेंशियल राइट से नहीं होंगे, प्रेफरेंशियल के इटसेल्फ राइट्स जो है ये 4 ही है हर एक प्रेफरेंशियल के लिए। रही बात इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो उसमें क्या होगा, ऑथोराइज बाय आर्टिकल, कंडीशन नंबर 1 ऑथोराइज बाय आर्टिकल। कंडीशन नंबर 2 यू नीड टू पास रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मैक्सिमम शेयर्स कितने इश्यू कर सकते हो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, पहले 26 था, वो अपडेट होके हो गया है 74%, तो यहां पे 74 कर देना। फिर यहां पे एक और कंडीशन थी कि कंपनी का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो ओमिट हो चुका है, वो डी जो क्लोज है वो ओमिट हो चुका है। हाँ, बाकी सब है कि कंपनी ने रिटर्न फाइल में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, कंपनी ने डिविडेंड में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, कंपनी ने प्रेफरेंस में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, और कंपनी कभी भी लॉ में कोर्ट में मतलब पेनलाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशंस फुलफिल करोगे तो आप इक्विटी शेयर में भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इश्यू कर सकते हो। ये तो ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन हुई, ठीक है। बट जो एक और बात जो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएगी, और वो क्या है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसमें सिर्फ 4 ही वोटिंग राइट्स हैं, ये 4 टॉपिक के लिए ही वोटिंग राइट है, बराबर, वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाएंगे मतलब प्रेफरेंस शेयर अभी सभी में वोट कर सकते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को 2 इयर्स और मोर डिविडेंड पे नहीं किया, क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर को कमिट किया था हम फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड पे करेंगे। अभी आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू आर ट्रीटिंग लाइक इक्विटी। जब मन चाहे डिविडेंड पे किया, जब मन चाहे डिविडेंड पे नहीं किया, तो फिर हमें वोटिंग राइट्स भी दे दो लाइक इक्विटी, ओके। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर को 2 और मोर इयर्स डिविडेंड पे नहीं करोगे तो फिर उसको इक्विटी का पावर मिल जाएगा, और सभी डिसीजन में आपको प्रेफरेंस शेयर के भी वोटिंग राइट्स में वोट करना अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये से कोई भी डिसीजन मान लीजिए, ये 4 डिसीजन तो ऐसे हैं कि जिसमें इक्विटी शेयर का भी वोट लगेगा और प्रेफरेंस शेयर का भी वोट लगेगा। मानो कि ऐसा कोई भी हमें डिसीजन लेना है, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगा, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होगा जब सिर्फ इक्विटी शेयर्स थे, तो इक्विटी शेयर में क्या है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड यू कैन वोट, बट अभी इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, तो किसका कितना प्रोपोर्शन होगा वो कैसे पता चलेगा। और उसी के क्वेश्चन आपको बार बार लगातार पूछते रहते हैं वोटिंग राइट्स में, ओके। तो वो क्या है, सो इट इज रिलेटिव वेट इज गिवन ओवर हियर, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रैक्टिकल में पूछने वाले हैं, ओके। प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट, proportion of voting right of equity share to voting right of preference share shall be in same proportion as the paid up capital of equity to paid up capital of preference। मतलब paid up capital के proportion में, paid up capital के proportion में वोट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास इक्विटी कैपिटल है 20 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल है 10 लाख, ओके। तो मतलब दोनों का प्रोपोर्शन क्या हो गया, इक्विटी 2 प्रेफरेंस 1। तो इक्विटी के जो भी वोट्स हैं वो 2/3 हो जाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर के जो भी वोट हैं वो 1/3 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, ओके। तो उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ये जो टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है,
जो हमने अभी तक जितने वोटिंग राइट्स वाले क्वेश्चन स्किप किए वो भी हम करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11 आई सपोज। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, WXYZ होल्ड इक्विटी शेयर। इन प्रपोर्शन ऑफ 40 30 20 10 10 20, टोटल करो कितना, तो इज होल्डिंग 40/100 proportion of equity, 30/100, 10/100 and 20/100. ABCD hold preference share. In proportion of 30 40 20 10, यहाँ पे भी 100 के proportion में। So these are the weight of equity preference by respective shareholder. If paid up capital of company 40 लाख, अभी देखिए यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 40 lakhs, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पे होगा इफ द इक्विटी पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज 40 and preference capital is 20 lakhs. तो इन दोनों का proportion क्या होगा, isn't it 2:1? तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड वोटिंग राइट इन रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। एक बात समझना, यहाँ पे किस रेजोल्यूशन की बात हो रही है इस पे आपका फोकस रहेगा। जनरली अभी तक तो ऐसा नहीं किया है, हर बार वाइंडिंग अप ही होता है। वाइंडिंग अप में क्या इक्विटी का भी राइट लगेगा, प्रेफरेंस का भी राइट लगेगा। मतलब कोई ऐसा रेजोल्यूशन आपको पूछ दे जो वो 4 रेजोल्यूशन में नहीं आता है, तो वहां पे वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का होगा। ओके, दूसरी बात, वो जो 4 रेजोल्यूशन हैं उसके अलावा पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर को 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, तो फिर कोई भी वोटिंग राइट में दोनों का ही रेजोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे 2/3 इक्विटी शेयर का प्रोपोर्शन और 1/3 प्रेफरेंस शेयर का प्रोपोर्शन वेट। ओके, तो ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, तो पहले इक्विटी शेयर का देख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे 4/15, 3 कैंसल, यहाँ पे 2/10, 30 है, 30/100। अभी यहाँ पे कॉमन बेस लगाना पड़ेगा ना। 2/50, 0 कैंसल, 3/15, 1/15, 2/15. Okay, like that over here. So this will be 3/30. प्रेफरेंशियल में क्या होगा, 3/30, या यू कैन से 1/10, और भी हो सकता है 1/10। यहां पे should be 2/15, यहां पे 1/15 और यहां पे 1/30। अभी देखिए, अगर यहां पे देखो कि बेस जो है वो सभी का इक्वल करना है, एक काम करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कर लेते हैं।
तो सभी का बेस क्या हो जाएगा, इक्वल, इंटू 100 कर दो। इज इट क्लियर, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, तो गिव मी द परसेंटेज, और ये सभी परसेंटेज का टोटल कितना होना चाहिए, 100, सॉरी 26.6667। यहाँ पे 20, 6.67। बराबर, अभी सभी का टोटल कर दो, 100 हो गया। So you can note down this. यहाँ पे आप थ्रेड में लिख सकते हो कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का वोटिंग राइट्स होगा तब दे आर गोइंग टू हैव वॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। ओके, इज इट डन? चलिए, मुझे 14 में तो सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे 3:1 हुआ है होमवर्क। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे 75-25 हो गया 40-20 की जगह पे, 3:1, 3/4, 1/4। हाँ, ये क्वेश्चन अभी कीजिए राइट नाउ। एग्जाम्पल 15, 14-15 दोनों कर ले, दोनों का आंसर यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, 14-15 दोनों कर लो, चलो।
ओके, आंसर फॉर 15, चलो चेक द आंसर फॉर 15। सो ये 3 इक्विटी शेयर्स है, इसको 2/3 2/3 2/3 राइट मिलेगा। इसका रिलेटिव वेट और वोटिंग पावर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो जाएगा 20 20 26.67, और ये प्रेफरेंस है सोनू श्री शनाया, उसका ये हो जाएगा, ठीक है। और मेक श्योर टोटल जो है वो 100 हो जाए, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? सेम वे अगर आप 14 देखोगे तो यहां पे भी सी, ये लोग थियरी में क्या लिखते हैं वो भी साथ में लिख देना अगर वोटिंग राइट का क्वेश्चन पूछे तो, क्यों? वरना मान लीजिए यहां पे इसका 4 और इसका 1 मार्क हुआ तो फोकट में 1 मार्क आपका चला जाएगा, ठीक है। तो थियरी में क्या राइट करना है आपको, सो एंड सो पर्सन होल्ड शेयर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ सो एंड सो इक्विटी, सो एंड सो पर्सन होल्ड प्रेफरेंस शेयर इन सो एंड सो प्रोपोर्शन। फिर टोटल कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है 75, प्रेफरेंस कितनी है 25, मतलब इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है 3:1। तो यहां पे वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, बस इतना ही लिखना है और फिर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर देना है। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन लाइक दिस। तो यू कैन चेक आंसर नंबर 14 एंड 15। ओके, एनी डाउट इन 14 15? और कोई क्वेश्चन पेंडिंग? ओके 19 19 में आपको क्या बोला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, कैन प्रेफरेंस शेयर आल्सो बी इश्यूड विद डिफरेंशियल राइट्स। तो यहां पे आपको 2 मार्क में थियरी पूछ ली, 3 मार्क्स में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा 30 30 30 10 40 20 30 20 और इक्विटी 2 प्रेफरेंस 1। ओके, तो इसका भी आंसर मैं आपको शो कर देता हूं कैसे होगा, सी टू इट। एग्जाम्पल नंबर 19। सबसे पहले अगर हम थियरी की बात करें तो एज पर कंपनीज एक्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंस राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ओके, मतलब आप सेक्शन 43 की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप कर सकते हो। और 2 मार्क में आप क्या पूरी कंडीशन लिखने तो बैठने वाले नहीं है, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछे, क्या इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट से हो सकता है? हाँ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट से हो सकता है इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर जो है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट से नहीं हो सकता, इज इट? और यहां पे ये हो जाएगा आपका वोटिंग राइट, सी टू इट। देखिए मैंने लो में आपको यहां पे करवाया था कि देयर आर टू काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर आप यहां पे देखें इक्विटी शेयर में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट नॉर्मली, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज। ओके, और प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होगा। हाँ, उसमें रिपेमेंट में प्रेफरेंस शेयर के राइट्स हैं, वाइंडिंग अप है, ऐसे कोई भी डिसीजन है उसमें प्रेफरेंस वोट कर सकते हैं। बट अगर 2 और मोर इयर्स में डिविडेंड नहीं दिया है तो दे कैन वोट ऑन एनी रिजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? और इसका वोट क्या होगा इन दोनों के पेड अप कैपिटल में। दिस इज हाउ हमने लो में समझा था ये सब कुछ। ओके, और वही यहां पे रिपीट हो रहा है। चलिए, तो अभी आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हो यहां पे।
चलो नेक्स्ट, क्लास वर्क में अभी कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो नाउ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ होम असाइनमेंट। ओके, पहले आपको होम असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आगे का लेक्चर देखना है, ठीक है। तो पहले आप होम असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। और कभी कभी यहाँ पे अगर लिखा हो, अभी तो आपको ये पता है कि कहीं पे भी ऐसा लिखा हो इश्यू 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, ये प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू किए, वो किसके लिए इश्यू किए हैं? बायबैक के लिए। तो आपको इतना अमाउंट इक्विटी शेयर बायबैक में सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तो बाकी ये जो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। May 22 में भी देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ एक थियरी का टॉपिक पूछा था यहाँ पे वोटिंग राइट्स रिलेटेड। और May 22 में लिमिट्स वाला जो टॉपिक है वो भी पूछ लिया था, लिमिट्स या फिर हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, और दोनों फंड के क्राइटेरिया में, मतलब वो 3 सिचुएशन वाला टॉपिक। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए थे आपको। इज इट क्लियर? ओके, तो ऑलमोस्ट सारे आरटीपी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड। तो ये 16 सम आपको करके आने हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आई विल शो यू द आंसर ओवर हियर, और आपको कोई भी डाउट है वी कैन डिस्कस इट। ओके, ओके चलो, तो अभी हम सॉल्व करते हैं बायबैक होम असाइनमेंट। काइंडली वॉच दिस लेक्चर ओनली आफ्टर यू फिनिश अप ऑल द सम्स ऑफ होम असाइनमेंट्स। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1, सी यहां पे आपको, अब देखिए मेक श्योर कि आपको वो भी पता है कि कहां पे आपको लिमिट्स कैलकुलेट करनी है बायबैक की मैक्सिमम, और कहां पे आपको सीधी एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है, और बायबैक के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मतलब यहाँ पे आपको कोई लिमिट्स नहीं पूछ रहे कि क्या बायबैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट के विदिन है कि नहीं, सीधी एंट्रीज पास करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्रीज देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, तो सिंपली इट विल बी, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, उसका लॉस आया तो पीएनएल में डेबिट कर दिया। फिर हमने क्या किया, इक्विटी शेयर प्रीमियम टू इक्विटी शेयर बायबैक, फिर इक्विटी शेयर बायबैक को बैंक से पैसा दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट किया प्रीमियम ऑन बायबैक में, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक का हमने सीआरआर क्रिएट किया। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 में मैंने आपको पहले ही समझाया था क्या, कि यहां पे कभी भी ऐसा बोले आपको कि आपने ये प्रेफरेंस इश्यू किया है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो फिर उतनी अमाउंट का हमें सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट सेल किया, लॉस हुआ, पीएनएल में ट्रांसफर किया, फिर इक्विटी शेयर प्रीमियम ऑन बायबैक, और ये प्रीमियम हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट किया, और यहां पे अगर आप देखोगे क्या, तो इक्विटी शेयर 500 के हैं, समझो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है रुपीज इन 1000, 5 लाख के, उसमें से हम सीआरआर 300 का क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे आपको बोला गया है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है 200, वो हमने बायबैक के लिए ही किया है। तो हम जो चार्ट बनाते थे उसके हिसाब से फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यू, रिमेनिंग अमाउंट का हम क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया सीआरआर, और लास्ट में बैंक से पैसा दे देंगे। यहां पे आपको बैलेंस शीट भी पूछा गया है, तो 10,500 विल बी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, यू कैन चेक दैट। ओके,
और एक बात समझना, एक्सट्रैक्ट पूछे या बैलेंस शीट पूछे, नेवर एवर यूज द टी फॉर्मेट। आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉपरली नॉट नंबर देने के बाद ऑथोराइज कैपिटल, रिजर्व सरप्लस सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करना है, वरना आप अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेशन नहीं करोगे शेड्यूल 3 के हिसाब से तो उसके भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर। नेक्स्ट एग्जांपल 3, यहां पे भी सिंपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर 450, प्रीमियम 150, यहां पे 300 जो है वो सीआरआर क्रिएट होगा, जनरल रिजर्व 265, पीएनएल 35, और अभी यहां पे सीआरआर क्रिएट करने के बाद हम बोनस दे रहे हैं, तो बोनस कितना होगा 225। मेक श्योर जब आप बायबैक करने के बाद बोनस देते हैं तो पहले बायबैक की अमाउंट आप रिड्यूस कर दें, और बोनस के दिन जितनी भी आपकी शेयर कैपिटल है उसके बेसिस पे बोनस कैलकुलेट करें। ओके, क्वेश्चन में जो फिगर दिया उस पे सीधा बोनस कैलकुलेट मत कर लेना, तो यहां पे बोनस आएंगे 225, सीआरआर यूज करेंगे, यस, तो सीआरआर टू बोनस, बोनस टू कैपिटल, और प्रीमियम को हमने यूज किया है सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो तो आप पहले भी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे लास्ट में की है, ठीक है। और बायबैक बोनस दोनों के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी थी, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3251 आ रहा है। चलो इतना क्लियर है, किसी भी सम में डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके। वैसे तो सारे सम्स जो हैं वो हमने किए हुए हैं, जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएनएल, यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रीमियम रिडेम्पशन आएगा, यहां पे हम प्रीमियम रिडेम्पशन को सिक्योरिटी में एडजस्ट कर रहे हैं कंसीडरिंग कि ये नॉन लिस्टेड कंपनी है, वरना आप क्या कर सकते हो, यहां पे प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए प्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर बायबैक, उसका प्रीमियम एडजस्ट किया, फिर बैंक से बैंक लोन, बायबैक को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और फिर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को पैसा वापस दे दिया, और यहां पे सीआरआर क्रिएट कर लिया हमने। सीआरआर कितना क्रिएट करोगे, 1200 फॉर इक्विटी एंड 2500 फॉर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, दोनों का हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। फाइनली आपकी बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी 22,300। Is this clear? चलो, इज इट डन? इसमें कोई डाउट है? बैंक बैलेंस 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रॉफिट 50,000 ट्रांसफर टू पीएनएल, इक्विटी शेयर यहां पे सिक्योरिटी में सीधा एडजस्ट कर लिया बायबैक, और बैंक से पैसा दे दिया, यहां पे एस्ट्रिक मार्क इसीलिए किया है क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस इनफ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया कि आपके पास जो पैसा है उससे ज्यादा भी आपने पेमेंट किया तो ये बीओडी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे पूछा नहीं है बैलेंस शीट, वरना आपको वो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे शो करना पड़ता, ठीक है। बाकी सीआरआर 250, और फिर आपने बोनस दिया 150 का फ्रॉम सीआरआर। एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएनएल में आ गया, प्रीमियम एडजस्ट किया सिक्योरिटी प्रीमियम में, इक्विटी शेयर प्रीमियम ऑन बायबैक अगेन प्रीमियम एडजस्ट किया सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैलेंसिंग फिगर जनरल में, बैंक टर्म लोन, ये वाला टर्म लोन वाला ही क्वेश्चन था, फिगर डबल कर दिया है, फिर प्रेफरेंस होल्डर को बैंक से पैसा दे दिया और 18,000 का आपने सीआरआर क्रिएट कर लिया। 7 में दो कैटेगरी है, लोन फंड 3200 हुआ तो 6000 हुआ तो, अभी 6000 में तो नील आ जाएगा, तो नो बायबैक नॉट पॉसिबल।
यहां पे डेट इक्विटी का आंसर आएगा 32 और लोवेस्ट है रिसोर्स टेस्ट 24। तो यहाँ पे 24 बायबैक करेंगे। अभी उसकी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम बायबैक टू बैंक, प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे प्रीमियम और रिजर्व में, और बाकी सीआरआर क्रिएट कर लेंगे 240 का। जो 4 रेगुलर एंट्री है वही यहाँ पे करनी है। और इसका वर्किंग भी दिया है कैसे, 1 2 3 टेस्ट, तो वो तो आपको पता है कैसे करना है, यू वेरी वेल नो दैट। ओके 8 में सबसे पहले 30,000, फिर यहां पे 37.8, सबसे पहले 37.8, फिर यहां पे 46,875 और डेट इक्विटी के हिसाब से 34.8। ओके इसमें हमारी मेथड अप्लाई करोगे तो ये जो टोटल फिगर है रिडक्शन, उसको डिवाइड कैसे करना है, फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। तो यहाँ पे लोवेस्ट फिगर आ रहा है 34.8, तो दैट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है 30,000 करना है, तो 30,000 इज विद इन द लिमिट, 30,000 की एंट्री कर देना, फिर 6 लाख 3 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लॉस 5 लाख, प्रीमियम 24 लाख ऑन बायबैक, एडजस्ट किया सिक्योरिटी प्रीमियम में, और फेस वैल्यू ऑफ बायबैक 480। बट यहां पे देखोगे तो सिर्फ 180 ही सीआरआर में ट्रांसफर किया, क्यों भाई, ऐसा क्यों किया, कुछ दिया है क्या यहां पे, सॉरी सम नंबर, हाँ ये 3 लाख के जो प्रेफरेंशियल इश्यू किए हैं वो बताया 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक इश्यू किया है। तो अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट सीआरआर में करके मत आ जाना। यहां पे सीआरआर होगा 180 ओनली, बाकी बैंक से पैसा वापस दे दो, बैलेंस शीट टोटल हो जाएगा 1,06,20,000। क्लियर है। नेक्स्ट 10th, रिसेंट सम क्यों नहीं है भाई, देखते हैं। ओके एग्जाम्पल नंबर 10, नो प्रॉब्लम, चलो फर्स्ट एग्जाम दिसंबर, लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन 115, 415, 215, 315, 115, 130, 215, 110, या फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 6.67, 26.67, 13.33, 20, 6.67, 3.33, 13.33 एंड 10%। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शन किया बाजू में कॉलम बना लेंगे परसेंटेज का, साथ में ही करना है, ठीक है। और एक और बात, जब भी यहाँ पे राइट्स का क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, तो ऐसे पैराग्राफ में आपको लिखना होगा कि इक्विटी शेयर का इतनी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस इतनी है, तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा वो 2:1 होगा, like that you need to write. Okay, next sum number 11 में बैंक टू, पहले तो आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया उसकी एंट्री, फिर हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल हम बायबैक कर रहे हैं 40 लाख के, हमने 10 लाख के ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, तो सीआरआर सिर्फ 30 लाख का करेंगे, यस। प्रीमियम हमने प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया, बैलेंस बचा वो जनरल रिजर्व में एडजस्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैलेंस आप कितना यूज कर सकते हो जनरल रिजर्व में वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। 12 में तो सिंपल आपको ये प्रोपोर्शन है 315, 315, 215, 215, 215, 1/10, 1/15, 1/30, यहाँ पे हम परसेंटेज भी कर लेंगे, इन्होंने भले नहीं किया हो, और एक पैराग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग 13 में आपको डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, मैक्सिमम नंबर 129,500, ओके
नेक्स्ट 14 में इक्विटी शेयर बायबैक प्रीमियम एडजस्ट किया सीक्रेट प्रीमियम में, और 250 जो है उसका आपने सीआरआर क्रिएट कर दिया, बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली, बैलेंस शीट का टोटल हो गया 8275। ये सब नॉट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ऑब्वियसली यस। ओके, ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16। ये दोनों क्वेश्चन आपको रिसेंट एग्जाम में 22 में पूछे थे। 15 तो यहां पे अगर आप देखोगे 3 फंड्स यहां पे दी गए हैं 2520, 1680, 2100। इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, यहां पे पॉसिबल है, लोवेस्ट है 5.25। तो 5.25 की हम एंट्रीज करेंगे, 157.5, 52.5 और 52.5 का जर्नलिज्म में से सीआरआर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये आपका टेस्ट 1, 2 ये सब यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है, और टेस्ट नंबर 3 क्लियर है। और एग्जाम्पल नंबर 16 में अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले आपको वोटिंग राइट परसेंटेज में पूछे गए, तो 20, 20, 26.67, 16.67, 10 एंड 6.67। और फिर एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, और वो क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहां पे, सी टू इट। ये इसमें आपको 2 पॉइंट पूछे हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव वेट कितना होगा, ये तो आप बार बार कर रहे हैं, आपको पता है। अभी यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन थ्योरी में से उठा के पूछ लिया केस स्टडी फॉर्म में। ऑल्सो कंपनी प्रोपोजिंग टू इश्यू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डीवीआर आप कर सकते हो, बट दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख। एज्यूमिंग कंपनी फुलफिल ऑल कंडीशन विद डीवीआर, कैन कंपनी इश्यू शेयर्स विद डीवीआर। तो आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू करना है, क्या आप कर सकते हो? तो यहां पे एक बात समझ लेना, क्या वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड 74%। ये मैंने अपडेट्स करवाया था, पहले 26 हुआ करता था, फिर वो बाद में अपडेट होकर 74 हो गया। तो मेक श्योर ये डीवीआर जो है वो टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी यहां पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको इक्विटी शेयर दिया है एग्जिस्टिंग 1 करोड़, और प्रपोज डीवीआर है 50, मतलब टोटल कितना हुआ 150। अभी 150 का डीवीआर कितना करना है 50, मतलब वो 33.33 है, तो 74 से एक्सीड नहीं हो रहा है। हाँ, तो भी आप कर सकते हो। तो एक छोटा सा 74% वाला पॉइंट आपको यहां पे पूछ लिया था। इज दैट क्लियर? ओके, अभी आपको होम असाइनमेंट में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और एल्स इट्स डन। ओके, you can note down this.
ओके डन।